जय हिंद। और आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसए के कुछ महत्वपूर्ण में से अध्याय 2 भाग 2 का अध्याय 2 और अध्याय 2 में से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण धारा को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 2 बीएसए 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाग 4 है एवं कुल अध्याय की संख्या 12 है। उसी भाग 4 में से भाग 2 बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और भाग 2 के अंतर्गत एक ही अध्याय है, अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 है। अब इस अध्याय 2 के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। इस अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 से 50 तक को पढ़ना है। धारा 3 से 50 तक को पढ़ना है। अब ये अध्याय 2 है क्या? अध्याय 2 है सुसंगत तत्वों से संबंधित बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। यानी 4 से और 50 तक जो हम पढ़ेंगे वह सुसंगत तत्वों के बारे में बात करेगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले है धारा 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का धारा 3 में यह उल्लेख किया गया है कि विवादक तत्वों एवं सुसंगत तत्वों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, इसमें उल्लेख किया गया है कि विवादक तत्वों और सुसंगत तत्वों का साक्ष्य दिया जा सकेगा या दिया जाएगा। ठीक है, अब विवादक तत्वों एवं सुसंगत तत्वों का साक्ष्य दिया जाएगा, यह धारा 3 में उल्लेख किया गया है कि जब विवादक तत्व होंगे या सुसंगत तत्व होंगे तो उनका साक्ष्य दिया जाएगा। तो धारा 3 को समझने से पहले हम लोग को समझना क्या चाहिए? हम लोग को समझना चाहिए सबसे पहले साक्ष्य के बारे में कि साक्ष्य क्या है। इसके बाद साक्ष्य के बाद हम लोग को समझना चाहिए क्या? तथ्य के बारे में। तथ्य के बाद विवादक तथ्य को समझना चाहिए। विवादक तथ्य को समझना चाहिए और इसके बाद एक सुसंगत तथ्य को समझना चाहिए। सुसंगत तथ्य को समझना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 2 में 12 परिभाषाओं को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पर 12 परिभाषा को दिया गया है। आप सभी से अनुरोध होगा कि पहले उस परिभाषा को एक बार जरूर देखें, क्योंकि उस परिभाषा में उस शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएंगे उसकी जिक्र की गई है इन परिभाषाओं में। माने अध्याय 2 क्लोज 1 में जो 12 परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य की परिभाषा कहां पर दी गई है? तो साक्ष्य की परिभाषा दी गई है 2 सब क्लोज 1 के अंगों में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। इसके बाद तथ्य को परिभाषित किया गया है कहां? 2 क्लोज 1 सब क्लोज 6 में तथ्य को परिभाषित किया गया है। इसके बाद विवादक तथ्य को 2 क्लोज 1 और सब क्लोज 6 में विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है। सुसंगत तथ्य को 2 क्लोज 1 सब क्लोज 2 में परिभाषित किया गया है। यानी इनका परिभाषा, यानी इसको इस पूरे बीएसए के धारा 3 को समझने के लिए पहले इनके बारे में हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ये आखिर साक्ष्य में क्या डिफाइन किया गया है, साक्ष्य क्या कहता है, तथ्य के बारे में तथ्य क्या कहता है, विवादक तथ्य क्या कहता है और सुसंगत तथ्य क्या कहता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग पहले चलेंगे क्या, साक्ष्य को थोड़ा समझेंगे, तभी हम आगे इसके जो भी 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से बढ़ते हुए हम लोग 14 तक में है कि एक ही समव्यवहार मतलब निकटता से संबंधित तथ्य। यानी जब तक हम तथ्य के बारे में नहीं जान रहे, जब तक हम साक्ष्य के बारे में नहीं जान रहे, विवादक तथ्य के बारे में नहीं जान रहे, सुसंगत तथ्य के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो इसके बाद वाले जो धाराएं होंगी उनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा।
और सबसे जरूरी चीज है कि इसमें जब हमको विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाना है, यानी जब साक्ष्य दिया जाना है, सुसंगत तथ्य है, विवादक तथ्य है, यहाँ पर तो स्पष्ट कर दिया, तो पहले तो इन तीनों को तो कम से कम में जानना बहुत ही जरूरी है। अब आइए सबसे पहले साक्ष्य के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि साक्ष्य क्या है। साक्ष्य क्या है? साक्ष्य के बारे में आप जानते हैं मुख्यतः यह क्या है, दो प्रकार के साक्ष्य होती है। एक तो होता है क्या, मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, और दूसरा क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य में क्या है कि मौखिक साक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि जब न्यायालय किसी वाद या कार्रवाई में वैसे व्यक्तियों का साक्ष्य, जब यानी अन्वेषण के क्रम में वैसे व्यक्तियों का साक्ष्य लिया गया है और वाद या कार्रवाई जब होती है तो उस कार्रवाई में न्यायालय अपने समक्ष उनको उपस्थित होने का आदेश दे सकती है, या वह अपने समक्ष उपस्थित होने हेतु यह समझ सकती है कि वह उपस्थित हो सकते हैं। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी दिया गया मौखिक बयान है, यानी मौखिक साक्ष्य है। यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी अगर कोई मौखिक बयान दिया गया है तो वह भी क्या होगा, एक मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत ही आएगा। और दस्तावेजी साक्ष्य किसको बोलते हैं, यानी दस्तावेज के रूप में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उसको दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, अब इसका परिभाषा है कहाँ, तो इसका परिभाषा आप जानते हैं कि 2 क्लोज 1 सब क्लोज अंग में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। ठीक, अब दूसरी बात है क्या, साक्ष्य के बाद हम लोगों ने कहा क्या कि हम लोग तथ्य के बारे में समझते हैं कि तथ्य क्या है। तथ्य के बारे में क्या है, तथ्य दो प्रकार के होते हैं। तथ्य को आपने पढ़ा होगा 2 क्लोज 1 सब क्लोज च में तथ्य के बारे में आप पढ़े होंगे, फैक्ट के बारे में पढ़े होंगे। ठीक, तो तथ्य क्या होता है, तथ्य दो भागों में होता है। एक तो होता है भौतिक तथ्य, भौतिक तथ्य, और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य। यानी आप तथ्य का जब परिभाषा पढ़े होंगे तो उस परिभाषा में आपने यह जरूर उसमें उल्लेख किया गया है, या आप उसमें पढ़े होंगे क्या कि कोई भी वस्तु या वस्तुओं का क्रम या वस्तुओं का अवस्था जो इंद्रियों द्वारा क्या हो, बोधगम हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु तो तथ्य है ही, लेकिन जिसको हमारी जो इंद्रियां हैं उसको बोधगम कर सकती है, यानी हम मतलब ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उससे उस बोधगम कर सकती है, आभास कर सकती है, या हम अपने माइंड में उस तथ्य को समझ सकते हैं, उतार सकते हैं। तो वैसे तत्वों को ही वैसे ही वस्तुओं को क्या कहा गया है, तथ्य कहा गया है। यानी किसी भी मामले में यदि आप देखिएगा तो उसमें तथ्यों की कमी नहीं होगी, असंख्य तथ्य होंगे। तो क्या वो सभी तथ्य उस मामले में उपयोग में लाया जाएगा? नहीं, वो तो वही तथ्य उस मामले में या किसी मामले में उपयोग में लाया जाएगा जो बीएसए के धारा 4 से 50 तक में सुसंगत में दर्शाया गया है कि वो तथ्य सुसंगत हैं, उनको आप ला सकते हैं 4 से 50 तक में। यानी जो क्या सभी सुसंगत तथ्यों को लाया जाएगा? नहीं, जो 4 से 50 तक के धारा में उल्लेख किया गया है और उस कैटेगरी को कोई तथ्य पूरा करता है, यानी उस कैटेगरी पर कोई तथ्य उतरता है, तो उस तथ्य को क्या लाया जाता है, यहाँ पर लाया जाता है। तो तथ्य क्या हुआ, एक तो भौतिक तथ्य हो गया, यानी कोई वस्तुओं का अवस्था या वस्तुओं का क्रम हो गया, और एक मनोवैज्ञानिक तथ्य में कौन सा तथ्य हो जाएगा, यानी कोई मानसिक दशा जो किसी व्यक्ति को ज्ञात हो, यानी हम किसी वैसे मानसिक दशा के बारे में हमें ज्ञात हो, या किसी अन्य व्यक्ति को भी उसकी दशा के बारे में ज्ञात हो, तो वैसी दशा को क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक दशा कहा जाता है, यानी मनोवैज्ञानिक तथ्य कहा जाता है। ठीक है, अब आता है तथ्य के बाद क्या, विवादक तथ्य। विवादक तथ्य, विवादक तथ्य को 2 क्लोज 1 सब क्लोज 6 में आप पढ़े होंगे, यानी जब दो तत्वों के बीच विवाद हो जाता है, यानी जब दो तत्वों के बीच में कोई वैसा विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वैसे तथ्य को ही क्या कहा जाता है, विवादक तथ्य कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब एक सिंपल सी बात है कि यदि कोई मामला दर्ज होता है, आप एक बार के लिए समझिएगा कि एक मामला आया ए पर, एक वाद आता है क्या कि इसने बी की हत्या की है। ए पर वाद आता है क्या कि इसने बी की हत्या की है, लेकिन ए कहता है कि हम हत्या नहीं किए हैं। ये कह रहे हैं कि हत्या किए हैं, मतलब
वाद आता है कि ए ने हत्या किया, लेकिन ए कह रहा है कि हम हत्या नहीं किए हैं। यहाँ का है क्या है, विवादक है। अब आप थोड़ा सा ये भी समझिए कि कोई सूचना दिया कोई व्यक्ति, इस हत्या का सूचना कोई व्यक्ति देगा, ठीक है, तो क्या न्यायालय सिर्फ इनकी सूचना पर ही इस व्यक्ति को सजा सुना देगी? नहीं, न्यायालय सिर्फ इनकी सूचना पर सजा नहीं सुनाएगी। न्यायालय क्या करती है कि तथ्य को लाती है और इन तथ्यों से संबंधित तथ्य को भी लाती है। अब यहां पर समझिए, ए ने बी की हत्या की, ये तो वाद आ गया। क्या ए ने ही बी की हत्या किया? एक प्रश्न की बात हो गया कि क्या यही हत्या किया है, एक तो प्रश्न की बात हो गई। दूसरा कि ए का क्या स्थिति था कि इसने बी की हत्या की? यह भी तो हो सकता है कि बी से अपने बी इस पर हमला कर रहा था और अपने बचाव में इसने हमला किया और उसमें उसकी जान चल जाती है। या यह भी तो हो सकता है कि क्या ए द्वारा जो हत्या हो गया, इंटेंशन इसका हत्या का ही था कि नहीं। तो इन सभी कारणों से ही क्या कहा जाता है, विवादक तथ्य को कहा जाता है। आप इसको एक छोटा सा और एग्जांपल में हम समझ सकते हैं, विवादक तथ्य है क्या। यानी मान के चलिए कि कोई एक कार्य को पूरा करना है, कोई एक कार्य को पूरा करना है, ठीक है, और इस कार्य में एक कोई भाग है जो यहां पर है नहीं, ये भाग कहाँ है, कहीं और है, यह भाग कहीं और है, और जैसे ही ये भाग इस कार्य में आके मिल जाता है तो ये कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। यानी विवादक तथ्य चल रहा है और जैसे ही इसमें कोई साक्ष्य आकर मिल जाते हैं कि नहीं ए ने ही हत्या किया है, वैसा कोई साक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जैसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हो जाता है, जैसे कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा देखा जाता है कि ये इसको इनको मारते हुए कोई व्यक्ति देख लिया है, या फिर कोई वैसा वस्तु यानी जिस वस्तु से इसने हत्या किया उस वस्तु का वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में इसके हाथ में यानी ए के हाथ में होने का उल्लेख हो जाता है, तब वैसी स्थिति में होता है कि ए ने ही बी की हत्या किया। यानी क्या है, यह एक अलग से इस पूरे कार्य को पूरा करने के लिए क्या है, एक भाग है, और जैसे ही ये भाग आके मिल जाता है तो ये हत्या किए हैं कि नहीं किए हैं इसकी पूरी बातें उल्लेखित हो जाती है। तो विवादक तथ्य को हमें लगता है कि आपको समझ थोड़ा सा आ चुका होगा कि विवादक तथ्य क्या है। यानी तब तक किसी भी वाद में, किसी भी कार्रवाई में वाद जब तक चल रहा है और कोई ऐसा तथ्य जब उसमें होने या न होने की बातों का क्या कर देता है, उल्लेख कर देता है, यानी प्रकाश डाल देता है, तो वैसे तत्व को ही क्या कहेंगे, विवादक तथ्य कहेंगे। ठीक है, अब आइए दूसरी एक और इसमें महत्वपूर्ण क्या हम लोग देखेंगे, सुसंगत तथ्य को। ये बहुत ही कंफ्यूजन करता हुआ कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य बार बार आता आएगा आपको पढ़ने के लिए। स्टार्टिंग में आप जैसे ही आप क्लास कर रहे होंगे या किताब से पढ़ रहे होंगे तो उसमें सबसे पहले यही आता है धारा 3। आपको हमने पहले ही बताया कि धारा 3 में कहा गया है कि विवादक तत्वों एवं सुसंगत तत्वों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। अब आइए सुसंगत तत्व और सुसंगत तत्व को आप जानते हैं कि परिभाषित किया गया है 2 क्लोज 1 सब क्लोज टर्म में सुसंगत तत्व को परिभाषित किया गया है। सुसंगत तत्व क्या, आप थोड़ा सा समझिए सुसंगत तत्व के बारे में। अब हुआ क्या कि ए जो है इसमें अभियुक्त है, इस मामला में वाद ए पर आया हुआ है, ये अभियुक्त है। अब ए क्या करता है कि ए अपने पास से कुछ साक्ष्य दर्शाता है कि घटना के समय ये नहीं था, घटना के समय घटना स्थल पर ही नहीं था। यानी ए जो व्यक्ति था जब घटना हुआ, जब बी की मृत्यु हुई उससे 2 दिन पहले से ही ये ऐसा जगह था कि घटना के समय वहां उपस्थित भी नहीं हो सकता है। ये इसके लिए ये तथ्य इसके लिए सुसंगत हो गया। ठीक, अब आइए अब थोड़ा सा और समझिए, एक और थोड़ा सा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल समझिए। ए पर वाद आता है कि ए ने क्या किया है, बी को पीटा है, ठीक, या फिर बी से कोई वस्तु बी के घर से चुराई है, कोई वस्तु बी के पास से चुरा लिया है या लूट लिया है। ए पर वाद आया कि ए जो है बी से कोई वस्तु लूट लिया है। अब यहां पर देखिए सुसंगत क्या क्या बातें आएंगी।
जैसे ही ये लूटा, मतलब इसको लूट करके और इसको मारने की कोशिश किया, तो ये भागने लगा और भाग करके यहाँ गया। एक व्यक्ति डी यहाँ पर खड़ा है और डी से कहा क्या कि एक व्यक्ति जो है ए नाम का व्यक्ति हमारे साथ लूटपाट भी किया और हमें मारने के लिए पीछा कर रहा है। यानी इस डी से जो कुछ भी कहा, इसी क्रम में जो कुछ भी कहा, ये क्या है, रिलीवेंट है, सुसंगत है। इसके बाद और भी क्या हो सकता है, बी क्या किया कि किसी दिन मेला बाजार में गया था, जिस दिन इसके साथ लूट हुआ उस दिन वह बाजार में गया था और बाजार में जिस वस्तु की लूट इसके पास से हुई थी वह वहां पर उल्लेख करता कि हमारे पास ये वस्तु है। तो ये एक सुसंगत हुआ कि हाँ, इसके साथ लूट जरूर हुआ है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, वहां पर प्रदर्शित कर रहा था, अपने वस्तु के बारे में किसी को बता रहा था और वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने सुना, यानी उन्हीं कुछ लोगों में से इसको लूट का अंजाम दिया होगा। यहां बात समझ आ रही है। अब एक चीज और देखिए, एक और बात आता है। मान के चलिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और वह क्या करता है कि अपने घर मकान में दुकान बनाता है और दुकान में अपने से ही आग लगा देता है। ठीक, ए नाम का कोई व्यक्ति दुकान बनाता है, दुकान में आग लगा देता है। अब वह बार बार वैसी प्रक्रिया आती है, यानी कोई ऐसा साक्ष्य मिला जिसमें हो रहा है क्या कि ये जो है बार बार दुकान बनाता है और अपने दुकान में आग लगा देता है। किस लिए? चूंकि ये कुछ अपने दुकान का इंश्योरेंस कराता है और उस इंश्योरेंस के पैसा पाने के लिए बार बार दुकान में अपने आग लगा देता है, तो फिर यह क्या हो जाएगा, एक रिलीवेंट हो जाएगा। ये इसका जो है अपने इंश्योरेंस पाने के लिए ऐसा कर रहा है। ये आकस्मिक घटना नहीं है, ये जानबूझकर इसके द्वारा वह घटना कारित कराई जा रही है। ठीक, तो ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिलीवेंट के पार्ट होते हैं, सुसंगति के पार्ट होते हैं। जो कहता है क्या, जब हम लोग पढ़ेंगे धारा 4 से 50 तक में, तो यह कहेगा कि हाँ, इन सभी में बारी बारी से खंडन किया गया है कि कौन कौन से तथ्य क्या होंगे, रिलीवेंट होंगे। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि आपको विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य और साक्ष्य के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। धारा 3 को हम लोगों ने पढ़ लिया है कि धारा 3 कहता है क्या कि विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जाएगा। भाई साहब, यहाँ तो बात समझ में आ गई कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है। अब आप देखिए, जब थाना में केस हो जाता है तो केस के बाद क्या होता है, उसमें अन्वेषण किया जाता है और अन्वेषण के क्रम में साक्ष्य को इकट्ठा किया जाता है। अन्वेषण के क्रम में साक्ष्य को इकट्ठा किया जाता है, यानी जो उस घटनाक्रम में जो भी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों से संबंधित साक्ष्य को ही इकट्ठा किया जाता है अन्वेषण के क्रम में। अब धारा 4 क्या कहता है, धारा 4 से 14 तक है क्या कि निकटता से संबंध रखने वाले तथ्य। ठीक है, निकटता से संबंध रखने वाले सुसंगत तथ्य के बारे में ही है। और धारा 4 है कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों के बीच सुसंगति यानी एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों के बीच सुसंगति क्या है, कैसे सुसंगत है, एक ही समव्यवहार के भाग को कैसे यहाँ पर सुसंगत कहा गया है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ये कहता ये है क्या, धारा 4। पहले तो बीएसए है क्या, बीएसए आपको साक्ष्य किस तरह के साक्ष्य को बाद में मतलब मान्यता है उसके बारे में ही यहाँ जिक्र किया गया है। तो धारा 4 के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, और इसको रेस जेस्टे भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वस्तुनिष्ठ में कभी कभी पूछ जाता है कि रेस जेस्टे के सिद्धांत पर कौन सा धारा काम करता है, तो धारा 4 काम करता है। अब इसमें समझिएगा, मान के चलिए कि एक मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इस पर मामला दर्ज हुआ है, यानी वाद आया है कि यह क्या किया है, सोहन के साथ मारपीट किया है, सोहन के साथ मारपीट किया है, इस तरह का वाद आया इस पर, मोहन नाम के व्यक्ति पर। अब यहाँ पर एक ही समव्यवहार के भाग क्या क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा सा समझिएगा कि क्या क्या हो जाएंगे। मोहन नाम का जो व्यक्ति है ये किसी रास्ता से जा रहा था
और यह कहते हुए जाता कि आज हम सोहन को नहीं छोड़ेंगे। और जब ये कह रहा था, इस बात को सुनने वाला कोई व्यक्ति और था, मदन, ददन, अन्य भी 2-4 व्यक्ति जो ऐसे थे जिन्होंने यह सुना कि रास्ता से ही मोहन नाम के व्यक्ति, मोहन अपने हाथ में एक लाठी लिए हुआ था और कहते जाता कि आज हम सोहन को छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे ही आप अन्वेषण के क्रम में इनका बयान लीजिएगा और ये अपने बयान में कहेंगे कि हमने सुना, मोहन को यह बोलते हुए सुना कि वह कह रहा था कि हम आज सोहन को छोड़ेंगे नहीं। ये क्या हो गया? ये हो गया एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों के बीच सुसंगति। यानी इस पर जो वाद आ रहा है, उस वाद में यह साबित करने के लिए कि हम मोहन ने ही सोहन को पीटा है, यह सिद्ध करने के लिए इनका बयान क्या है? सुसंगत होगा। ठीक है। या अब क्या होता है, जैसे ही ये मारपीट करता है, यहां पर कुछ लोग खड़े हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या हैं? खड़े हैं और ये देखते हैं कि भाई अपने हाथ में लाठी डंडा लिए हुए मोहन आया और सोहन को मारपीट करने लगा। ये वहां पर खड़े होकर देखे हुए हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों के बीच सुसंगति हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये अनुश्रुत साक्ष्य है और अनुश्रुत साक्ष्य का यह अपवाद है। आप जब और आगे बीएसए में पढ़िएगा तो अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, लेकिन ये 4 जो है धारा 4 के अंतर्गत अपवाद है अनुश्रुत साक्ष्य के, यानी जब एक ही समव्यवहार के भाग होंगे तो वह क्या होगा? साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। ठीक है। तो धारा 4 सिंपली यही कहता है कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों के बीच सुसंगति क्या है। ठीक है। अब इसमें और भी कुछ समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई मोहन को रास्ता में जा रहा था कहते हुए, तो ये सुसंगत हुआ। जब मारपीट कर रहा था वहां पर कुछ व्यक्तियों ने देखा तो सुसंगत हुआ। अब आप जैसे देखते होंगे कि केस दर्ज होता है तो अन्वेषणकर्ता उस क्षेत्र में जाते हैं और जाने के बाद वहां पर लोगों से पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम घर पर ही थे और हल्ला की आवाज़ सुने तो हम गए। तो वादी के द्वारा बताया जा रहा था, यानी जो वादी होंगे या जो सूचक होंगे, सूचक के द्वारा बताया जा रहा था कि इनके साथ फलाने फलाने व्यक्ति ने मारपीट किया है। उनकी भी जो गवाह होता है इसके अनुसार क्या होगा? सुसंगत होगा। क्यों सुसंगत होगा? क्योंकि यह भी एक ही समव्यवहार के भाग है। जब घटना का क्रम हो रहा है उस क्रम में वह व्यक्ति क्या है? वहां पर है, उसके आसपास में ही उपस्थित है। यानी जैसे ही शोरगुल हुआ, यानी शोरगुल क्या हो गया? इस घटना का ही क्या हो गया? संबंध तत्व हो गया। और उस संबंध तत्व से जैसे ही कोई व्यक्ति निकलता है तो वह भी क्या हो गया? सुसंगत तत्व हो गया, यानी संबंध सुसंगत तत्व हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से धारा 4 में क्या है? एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों के बीच सुसंगति के बारे में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और हमें विश्वास है कि यह धारा 4 को भी आप बहुत ही साधारण तरीके से आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, बीएसए में सबसे मुख्य रूप से है क्या? मुख्य रूप से यही है कि इसमें जैसे आपको इसमें है क्या कि थोड़ा सा सोचना भी है। इसमें जैसे ही साक्ष्य की बात होगी या तथ्य की बात होगी तो इसमें होता क्या है कि लॉजिकली तथ्य भी होता है। जैसे एक चीज और समझिएगा, अभी उसमें हालांकि पढ़ना तो है धारा 23 में, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा और समझिएगा। कोई एक व्यक्ति है, राम नाम का एक व्यक्ति है और यह कहता है क्या कि हम श्याम को हत्या किए हैं, श्याम को हत्या किए हैं और जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से हत्या किए हैं वह किसी स्थान पर, एक स्थान का नाम बताता है कि हम वहां पर रखे हुए हैं या फेंके हुए हैं, फेंक दिए वहां पर, रख दिए हैं वहां पर। ठीक है। तो अब एक झलक में तो लगता है कि ये सारी कथन जो होगी यह क्या हो जाएगा? सुसंगत हो जाएगा, यानी यह एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन यह पुलिस के समक्ष कहता है कि भाई साहब हमने ऐसा किया है। तो अब ये कहां तक सुसंगत होगा? जब ये कहता है कि हम श्याम को हत्या किए हैं और फलाने स्थान पर, किसी स्थान का जिक्र करते हुए कहता है कि उस स्थान पर जिस हथियार से या जिस पदार्थ से हम हत्या किए हुए हैं रखे हुए हैं और पुलिस को वह पदार्थ क्या हो जाती है? बरामद हो जाती है। तो यह यहां तक सुसंगत है, न कि यहां पर सुसंगत है। इस बात को समझिएगा। जब ये कह रहा है कि हत्या किए हुए हैं और इस स्थान पर रखे हुए पदार्थ को रखे हुए हैं तो यह सुसंगत कहां तक है? यहां तक सुसंगत है कि हाँ, ये उस स्थान पर हत्या करने का पदार्थ को रखा हुआ है, न कि ये हत्या किया हुआ है। अब देखिए यहां पर एक चीज है, जैसे ये बातें होंगी अब क्या होगा? अब फिर देखिए
ये सभी रिलीवेंट से ही संबंधित है, यानी सुसंगत से ही संबंधित है। तो अब फिर क्या होगा कि जब ये इसने जो सब वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, जो पदार्थ रखा हुआ है, उस पदार्थ को जब्त करेगी पुलिस, और जब्त करने के बाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके फिंगरप्रिंट के जांच के लिए, इन सभी कार्यों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जब उसको भेजेगी, और वैज्ञानिक अनुसंधान में आ जाएगा कि हाँ उस पदार्थ पर जो रक्त या जो ब्लड लगा हुआ था वह श्याम का ही था, पहला चीज। दूसरा, इस पर जो इस पदार्थ पर जो फिंगरप्रिंट है वह राम का ही था। तो ये सभी इस हत्या का जो घटनाक्रम हो गया है, उस घटनाक्रम से रिलीवेंट तथ्य हुए, सुसंगत तथ्य हुए कि हाँ ये सभी चीज वहां पर प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारे उदाहरण मिलते जाएंगे। अब आइए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं।